हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियो। तो आज ये आपका अकाउंटिंग रेशियो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेशियो की। तो रेशियो बेसिकली क्या है? रेशियो हमारा क्या है? एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप थोड़ा सा बता देती हूँ मैं इसके बारे में। रिलेशनशिप अमंग टू और मोर नंबर्स। ठीक है, जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वही हमारा रेशियो कहलाता है। या बेसिकली रेशियो को हम किस तरह से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में या फिर नंबर ऑफ टाइम्स में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। या फिर हम एक तरह से रेशियो को क्या बोल सकते हैं, आप जस्ट सुन लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए। रेशियो आपका क्या है? एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। वहीं से फिर से रेशियो बेसिकली हमारा क्या है? एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर दो नंबर्स के बीच में आपका, जब हम एक अर्थमेटिक वे में एक्सप्रेस करते हैं दो नंबर्स को, उसी को हम रेशियो बोलते हैं। और हम अकाउंटिंग रेशियो किसको कहेंगे? जब हमारा जो रेशियो होगा, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर जब हम क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को बेसिकली फिर क्या बोल देते हैं? अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो बस आप इतना ही सुन लीजिए। अगर ऐसा मीनिंग वगैरह आएगा भी तो यहाँ से काम चल जाएगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जो रेशियो है, ठीक है, जो रेशियो है उसको हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ द रेशियो। तो जो रेशियो उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो मेन मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि जो करा रही हूँ इसी में से देखने को मिल जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो रेशियो को हम चार वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है? प्योर रेशियो। ठीक है, प्योर रेशियो। तो प्योर रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ तो प्योर रेशियो बेसिकली हमारे क्या है? जब हम डायरेक्ट ऐसे शो करते हैं कि भाई 2:3 रेशियो, 3:4 रेशियो। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे मैं लेती हूँ 10/2, तो ये मेरा क्या आ गया? यहाँ पे रेशियो में निकालूंगी तो 5:2। तो इस रेशियो को, इसको हम बेसिकली 5:1। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारा कहलाएगा प्योर रेशियो। जब हम किसी भी दो नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिलेशनशिप है इस फॉर्म में बताएंगे, तो ये हमारा प्योर रेशियो कहलाएगा। उसके बाद हमारी सेकंड एक्सप्रेशन है रेशियो को प्रेजेंट करने की, परसेंटेज फॉर्म। तो परसेंटेज कैसे? जैसे अभी मैं ये सेम लेती हूँ, 2/10 है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो यहाँ से फिर मैं निकालूंगी तो मेरा कितना परसेंट निकल के आएगा? 500%। तो ये भी हमारा क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो हम परसेंटेज फॉर्म में भी क्या करते हैं? जो रेशियो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा टाइम्स में। तो यहीं पर अगर मैं सेम लेती हूँ 10/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आएगा? 5 टाइम्स। ठीक है, कि भाई ये जो 10 है वो 2 का क्या है? 5 टाइम्स है। ठीक है, तो एक हमारी हो जाएगी ये फॉर्म। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट फोर्थ लास्ट, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम सभी को पता ही है। जैसे अभी तक हमने जो 10/2 है इसको क्या लिया था? ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 3/5 ले लिया, तो ये मेरा बेसिकली क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में भी दिखा सकते हो। कैसे कि भाई आप इसको पूरा इसको डिवाइड करके भी दिखा सकते हो अगर चाहो तो। नहीं तो फ्रैक्शन तो हमारी बेसिकली यही रहेगी। ठीक है, नहीं तो ये मेरा 0.6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी, बट मेरी जो फ्रैक्शन फॉर्म है यही रहेगी। तो इस तरह से जो रेशियो है उसको चार तरह से हम एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्योर रेशियो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, टाइम्स की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रेशियो। अब हमें जो हमारा थोड़ा सा, चलिए मैं ऑब्जेक्टिव वैसे ही आपको बता देती हूँ क्योंकि ये आपका सिलेबस के अंदर गिवन है, वैसे सुन लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते तो हमारा जो रेशियो एनालिसिस का हमारा बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है? टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। तो रेशियो से हमें पता चलेगा कि भाई कौन से एरियाज जहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर उससे हम क्या कर सके? अगर हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सके। इसी के साथ ही रेशियो एनालिसिस हमें बताएगा कि जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, सोल्वेंसी हमारी क्या, इन सभी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बस आप ऑब्जेक्टिव वगैरह आप वैसे आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं रेशियोज की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, हम कितने तरह के रेशियोज है जिनको पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो में अगर मैं यहाँ पे लूँगी तो चार तरह के रेशियो को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक है हमारा
लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड है हमारा सोल्वेंसी रेशियो, ठीक है, ये आपका सिलेबस के अंदर भी गिवन है। देखिए ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो, फर्स्ट हम यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे, लिक्विडिटी में हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो की बात करेंगे, उसके बाद हम सोल्वेंसी रेशियो करेंगे जिसके अंदर हमारे और बहुत सारे रेशियो गिवन है, उसके बाद फिर हमारा एक्टिविटी रेशियो है और लास्ट हो जाएगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो यहाँ पे अगर मैं मेन निकालना चाहूँ तो 4 तरह के हमारे रेशियो निकल के आए, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, और हमारा जो थर्ड है एक्टिविटी रेशियो। अभी मैं बताऊंगी भी इन रेशियोज का मीनिंग क्या है, कैसे हम निकालेंगे इनको, ठीक है। और उसके बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन एक आना ही जरूर आएगा आपका, ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से 2-3 बार सुन लीजिए। अगर किसी के पास बैठकर स्पेशल देखने का टाइम नहीं है तो काम करते करते आप इसको 2-3 बार सुन लीजिए और कोशिश कीजिए एक बार तो तसल्ली से बैठकर आप वीडियो को देखने की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लिक्विडिटी रेशियो की। तो जो लिक्विडिटी रेशियो है ये बेसिकली हमारे, इसके अंदर हमारे 2 रेशियो आएंगे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको सिलेबस में भी दिखाया था, करंट रेशियो और हमारा क्विक रेशियो, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली हमारे किस लिए है, जो लिक्विडिटी रेशियो है ये हमारे बेसिकली किस लिए है, ये हमें मेजर करते हैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, जो लिक्विडिटी रेशियो है ये क्या बताएंगे, शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये क्या बताएंगे, क्या मेजर करेंगे, ये मेजर करते हैं, मेजर टू शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को हमारे कि भी एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो बिजनेस है वो सोल्वेंट है या नहीं, या जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके लिए उसके पास वर्किंग कैपिटल इतनी है या नहीं, इतना पैसा है या नहीं, ठीक है। तो उसकी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को कौन बताएगा, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो की बात करती हूँ तो इसके अंदर बेसिकली हम 2 रेशियो की बात करेंगे, हमारा करंट रेशियो, ठीक है, एक तो है हमारा करंट रेशियो, और सेकंड हम इसमें बात करेंगे क्विक रेशियो की। क्विक कहो या फिर आप इसको लिक्विड भी इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो किसी भी नाम से आ जाए आपका सेम रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे करंट रेशियो की बात करेंगे, फिर ये धीरे धीरे चलेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट रेशियो की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम करंट रेशियो की। फर्स्ट हमारा क्या है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारे क्या रहेगा, करंट रेशियो बेसिकली हमारा करंट एसेट, ये तो मुश्किल नहीं है, सभी को याद ही रहता, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाएगा हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। तो जो करंट रेशियो है ये बेसिकली क्या बताता है, ये शो करता है द सेफ्टी मार्जिन ऑफ द करंट लायबिलिटीज, कि भाई हमारे पास इतनी करंट एसेट्स तो कम से कम है कि भाई हम अपनी जो करंट लायबिलिटीज है उसकी क्या कर सके, पेमेंट कर सके, या फिर वही इट हेल्प्स इन असेसनिंग द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। तो ये हमारी क्या बताएगा, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो करंट रेशियो है ये क्या करता है, ये बताएगा इट शोज द सेफ्टी मार्जिन ऑफ करंट लायबिलिटीज, ठीक है, कि भाई क्या हम करंट लायबिलिटीज है उसकी पेमेंट कर सकते हो। इसी के साथ ही जो करंट रेशियो है इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया है 4 वेज हमारे पास जो रेशियोज है उसको एक्सप्रेस करने के। तो जो करंट रेशियो है इसको हम प्योर रेशियो की फॉर्म में क्या करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो, ठीक है, प्योर रेशियो में हम इसको निकालते हैं। और यहाँ पे अगर मैं करंट रेशियो के आइडियल रेशियो की बात करती हूँ कि भाई एक आइडियल रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, करंट रेशियो के एक आइडियल रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपको याद रखना है, आइडियल रेशियो हमारा क्या है, 2:1, मीन्स कम से कम हमारे पास जो एसेट है वो करंट लायबिलिटीज का, जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटीज का डबल होना चाहिए, तभी हमारे सेफ्टी मार्जिन होगा करंट लायबिलिटीज के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आइडियल रेशियो मैंने बता दिया और ये सारा हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हमें बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसी के साथ ही जो अगर 2 पॉइंट्स अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है।
बता ही देती हूँ। चलिए, जब भी हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे क्वेश्चन छोटा सा आपको दे भी सकते हैं कि भी करंट रेशियो निकालिए, उसमें आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है, इसको याद रखना भी, कुछ पॉइंट है जो करंट एसेट है उसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वे क्या क्या है, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स को, तो यहाँ पे पूरा ही लिख लीजिए, व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट एसेट। तो जब हम करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है, फर्स्ट है हमारा, हम एक्सक्लूड कर देंगे अगर हमारे क्या है, हमारे पास लूज टूल एंड शॉर्ट स्टोर एंड स्पेयर्स, ठीक है, लूज टूल्स एंड स्टोर एंड प्लस जो भी हमारे पास स्पेयर्स है, ठीक है। अगर ये हमारा गिवन है कहाँ पे, इन्वेंट्रीज के अंदर, ठीक है, ये कहाँ पे गिवन होगा, अगर बाई चांस मिल भी जाए क्वेश्चन में, इन इन्वेंट्रीज, अगर इन्वेंट्रीज के अंदर आपको अगर लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर्स ये सब आपके गिवन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे इन्वेंट्रीज में से, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे लूज टूल्स है और जो हमारे स्टोर स्पेयर्स है, ठीक है, ये हमारे सेल पर्पज के लिए नहीं होंगे, ठीक है, ये हमारे सेल पर्पज के लिए नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि भाई ये हमारे क्या है, नॉट फॉर सेल, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही अगर हमारा कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, तो उसको हम डिडक्ट करके लेंगे करंट एसेट्स की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अगर ये हमारा गिवन है तो इनको माइनस करके फिर हम क्या निकालेंगे, जो करंट एसेट्स है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वर्किंग कैपिटल, हम सभी को पता है कि भी हम कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद, हमारा जो सेकेंड रेशियो था, लिक्विडिटी रेशियो था हमारा क्या, क्विक रेशियो, या फिर हमारा एसिड टेस्ट रेशियो, जो मैंने 3 नाम बताए थे, या फिर इसको लिक्विड रेशियो भी हम बोलते हैं, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, लिक्विड रेशियो, मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगी, अभी यहाँ पे लिक्विड रेशियो ही मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का सबसे पहले हम बात करेंगे, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द क्विक एसेट्स टू द करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम बेसिकली नीचे तो करंट लायबिलिटीज लेंगे, लेकिन ऊपर हम क्या लेंगे, क्विक एसेट्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए आप, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा लिक्विड रेशियो का। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हम लिक्विड एसेट्स लेंगे या फिर क्विक एसेट्स इसको बोल देंगे, लिक्विड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्विक, या फिर एसिड टेस्ट, कुछ भी ऐसे, जैसे 3 नाम है तो उसी के बेस पे आपके एसेट्स से डिफाइन हो जाएगी। डिवाइड हम इसको करेंगे करंट लायबिलिटीज से, ठीक है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला, और अब इसी के साथ ही यहाँ पे इसका इस साथ के साथ ये भी आपका ना, जो आपके जो लिक्विडिटी रेशियो रहेंगे, इनको हम एक्सप्रेस करेंगे प्योर रेशियो में, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे बता दिया आपको, जो लिक्विडिटी रेशियो रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे बाद में लिख दूंगी मैं आपका इधर, कि जो जितने भी आपके लिक्विडिटी रेशियो रहेंगे, इनको हम एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में, प्योर रेशियो की फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखवा देती हूँ कि भाई जो आइडियल रेशियो है, जो हमारा एसिड टेस्ट है, इसका रहेगा हमारा, यहीं पे लिख देती हूँ डायरेक्ट, जो लिक्विड रेशियो है, इसका जो आइडियल रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्ट है 1:1, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। और इसका था यहाँ पे आइडियल, या फिर एक सेफ रेशियो हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज सेफ टू हैव दिस रेशियो, कि भाई ये हमारे लिए सेफ रहेगा, लिक्विड रेशियो में 1:1 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो देखिए बेसिकली जो लिक्विड रेशियो है, ये हमारा क्या बताएगा, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, कि भाई बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे कि भाई हम यहाँ पे बिल्कुल जो प्योर हमारे पास कैश है ना, उसकी हम बात करेंगे कि भाई इतना कैश होना चाहिए कि जो हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसको हम क्या कर सके, मीट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लिक्विड एसेट है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो लिक्विड एसेट है वो हम कैसे, देखिए आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि भी छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लिक्विड रेशियो निकाल लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन देके, तो इसलिए आपको
ये पता होना चाहिए कि भाई लिक्विड एसेट है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पे करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट्स से जो, जैसे हमने ऊपर बात की थी, जो करंट एसेट्स ले लेंगे, करंट एसेट्स में से हम माइनस कर देंगे। अगर हमारी क्या गिवन है, इन्वेंट्रीज हमारी गिवन है, इन्वेंट्रीज हमारी गिवन, उसको हम माइनस कर देंगे। और इसी के साथ ही अगर कोई भी हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हमारा गिवन है तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। और इसी के साथ आपको याद रखना है जो इन्वेंट्री रहेगी वो आपको कौन सी लेनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। हो सकता है कि भाई आपको ओपनिंग बैलेंस भी दे दे, तो इसलिए आपको जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इन्वेंट्रीज का वह यहाँ पे लेना है। तो करंट एसेट्स में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज हमारे पास रहेगी। तो फिर आराम से हम जो वैल्यू है पुट कर देंगे और हमारा जो लिक्विड रेशियो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिक्विड रेशियो। तो बस लिक्विडिटी के अंदर आपके 2 रेशियो थे और आपके सिलेबस के अंदर भी ये 2 रेशियो गिवन है, तो जितना गिवन है उतना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा रेशियो रहेगा, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, सोल्वेंसी रेशियो, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा, जो सेकंड था हमारा सोल्वेंसी रेशियो, ठीक है। तो देखिए अभी हमने बात की थी लिक्विडिटी रेशियो की, तो जो लिक्विडिटी रेशियो थे वे किस चीज को मेजर करते थे, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को, ठीक है। और ये हमारे क्या करेंगे, ये असेस करेंगे, ये हमारा बताएंगे लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में। ये किसके बारे में बताएंगे, असेस द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। ये भी आपको पता होना चाहिए। असर्शन स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन रहते हैं वहां से आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बताएंगे हमारी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में कि भाई एक जो फर्म है, एक जो बिजनेस है, वो लॉन्ग टर्म उसकी सोल्वेंसी कैसी है, ठीक है। क्या वो उसने जो लोन वगैरह ले रखे, जो भी बोरोइंग कर रखी है, उसको ये पेमेंट कर भी सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे डेट इक्विटी रेशियो की। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रेशियो होगा यहाँ पे वो होगा हमारा डेट इक्विटी, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो। तो इसका सबसे पहले आप लिखिए फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले में मैं करके दिखा देती हूँ आपको। इसका जो फॉर्मूला रहेगा डेट इक्विटी रेशियो का, इसका फॉर्मूला रहेगा नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज इसके अंदर हम लेंगे, या लॉन्ग टर्म डेट्स भी आप बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म डेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा नीचे क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डेट टू इक्विटी। तो इसको याद रखने का क्या आप किस तरह से इसको याद रख सकते हो। तो देखिए डेट इक्विटी, तो ऊपर डेट आया है तो ऊपर हमारे डेट आ जाएंगे, मींस हमारे लॉन्ग टर्म डेट आ जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। और इक्विटी बाद में है तो नीचे हमारे इक्विटी किसको रिप्रेजेंट करता है, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये रटने वाली भी बात नहीं है, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डेट पहले आया तो डेट हमने ऊपर लिख दिया, और इक्विटी नीचे आया तो इक्विटी हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि भाई जो हमने लॉन्ग टर्म डेट्स हमने ले रखे, जो हमने बाहर से पैसे ले रखे हैं। और शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब क्या, भाई अपना पैसा है, ये तो अपना पैसा है और ये बाहर वालों का पैसा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करती हूँ जो हमारा है डेट इक्विटी रेशियो, अब इसके बारे में एक दो बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, क्या ये शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये बात हो गई कि जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो है वो मेजर करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज और हमारा जो इक्विटी है उसके बीच में, ठीक है। तो बेसिकली ये मेजर करता है इनडेप्टनेस ऑफ अ एंटरप्राइज एंड गिव्स एन आइडिया टू लॉन्ग टर्म लेंडर्स रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डेट। इस रेशियो से, जो डेट इक्विटी रेशियो है, इससे जो लॉन्ग टर्म डेट्स है, जो लेंडर है जिन्होंने लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, ठीक है, तो जो बेसिकली लेंडर है उनको एक आइडिया मिलता है क्या भाई उन्होंने जो पैसा दे रखा है वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। उनका जो डेट है वो कितना सिक्योर है, कितना नहीं है। अ लो डेट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट मोर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है कि जो डेट इक्विटी रेशियो है ये हमारा क्या होगा, लो रहेगा तो अच्छा रहेगा। कैसे, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझिए इसको आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करती हूँ
कि भाई जो लॉन्ग टर्म डेट्स है, लॉन्ग टर्म जो डेट है, समझने के लिए ये, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म डेट है वो है एक फर्म के 10 लाख, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ शेयर होल्डर्स फंड की, शेयर होल्डर्स फंड की जो उसका है 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने ये डेट इक्विटी रेशियो अब मैं निकालूंगी, जो डेट इक्विटी रेशियो जब मैं निकालूंगी तो मेरा क्या आएगा 10/2। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया मेरा 5:1 रेशियो निकल के आया डेट इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे क्या है ये मैंने क्या बताया कि भी ये रेशियो जितना लो रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा। तो अब देखिए जो शेयर होल्डर्स फंड है उनका तो सिर्फ 1 रुपया है, यहाँ पे ना 1 रुपये के हिसाब से बात कीजिए, और देना है 5 रुपये। तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म डेट है उनका पैसा इतना सिक्योर नहीं है। आज अगर जो कंपनी है, जो बिजनेस अगर उसको बंद करना पड़ जाए तो वे अपना पूरा पैसा यहाँ से कवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 5 गुना है शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो इसलिए जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा, किसके लिए, जो लॉन्ग टर्म जो लेंडर्स है उसके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये माना जाता है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, आ लो डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, लो डेट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, मोर सिक्योरिटी, मोर सिक्योरिटी, ठीक है। अगर यही मैं बात करती हूँ यहाँ पे कम से कम अगर इक्वली हो, ठीक है, अगर बाहर से भी हमने 2 लाख ले रखा है और जो शेयर होल्डर्स फंड है उनका भी 2 लाख, तो कम से कम उनकी सिक्योरिटी तो रहेगी ना कि भाई हाँ, क्योंकि पहले तो जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स है उसकी पेमेंट करते हैं, अगर लिक्विडेशन ऐसी सिचुएशन आ भी जाए शेयर होल्डर्स को तो बाद में मिलता है, तो इसलिए उनको पूरा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो चांसेस है ही नहीं, तो यहाँ पे तो 5 गुना है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए जो लो डेट इक्विटी रेशियो है वो रिफ्लेक्ट करता है मोर सिक्योरिटी। और इसको भी हम, जो आपका सोल्वेंसी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, इसको भी हम प्योर रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं, वो मैं आगे लिख दूंगी स्टार्टिंग में और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो लिख लीजिए, जो आइडियल रेशियो है, ठीक है। आइडियल रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, डेट इक्विटी जो रेशियो है उसका जो आइडियल रेशियो है वो होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ इफ डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू 2:1, ठीक है। इतना तो चल जाएगा भाई, डबल तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ, लॉन्ग टर्म डेट का आपको पता ही चल गया, जो भी नॉन टर्म करंट लायबिलिटी जो भी हमने बाहर से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर रखी है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा या फिर इक्विटी में क्या आएगा, तो जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, किसी भी शेयर वारंट्स के अगेंस्ट हमें पैसा मिला है, ठीक है, कोई भी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग टू अलॉटमेंट है, तो वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। और इसी के साथ ही या फिर हम देखिए शेयर होल्डर फंड्स है, इसके अंदर क्या क्या आएगा या फिर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड कहे या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विटी भी हम इसको बोल सकते हैं। फॉर्मूला ऐसे भी आपका बन सकता है, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा किसके इक्वल रहेगा, तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अगर कोई भी हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो भी आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस हमारा कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है, तो समझ जाना आरएस से रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस इसी के साथ ही कोई भी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स के अगेंस्ट अगर हमें पैसा मिला है, और प्लस हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये सब हमारा किसके अंदर ऐड हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर। या फिर और हमारा इस तरह से भी अगर हम निकाल सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं गिवन है, ये सब नहीं गिवन है, तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, हो सकता है कि भी हमें एसेट वगैरह गिवन है, तो उस केस में हमारा ये कैसे निकलेगा, उस केस में जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड रहेगा या फिर जो इक्विटी रहेगा वो हम कैसे निकाल लेंगे, अगर हमारी एसेट गिवन है तो नॉन करंट एसेट प्लस
तो देखिए यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं हम प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे माइनस कर देंगे जो भी हमारी करंट लाइबिलिटी है, या और माइनस कर देंगे हमारी जो भी नॉन करंट लाइबिलिटी है, या फिर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वर्किंग कैपिटल भी तो लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं ना। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये तो हमारे हाथ में कितने फॉर्मूले बनाना, नॉन करंट एसेट समझ जाना, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ठीक है, NCA, ये नॉन करंट एसेट NCA, ठीक है, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, प्लस क्या हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो इस तरह से हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा इक्विटी का या फिर शेयर होल्डर्स फंड्स निकालने का, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट है सोल्वेंसी रेशियो के अंदर ही, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक ही रेशियो की बात की है, तो अब हमारा जो सेकंड रेशियो है इसके अंदर ये हमारा डेट टू, ठीक है, देखिए सोल्वेंसी रेशियो के अंदर हमने बात की डेट टू इक्विटी रेशियो, ये हमारा हो चुका। अब हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है, अब हम बात करेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है, अब हम बात करेंगे ये। तो अब देखिए ये इसका फॉर्मूला बेसिकली हमारा, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा टोटल, आप ना इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, देखिए फॉर्मूले का नेम क्या है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो इट मीन्स जो टोटल एसेट्स है वो कहाँ पे आएगी ऊपर आएगी, और डेट हमारा बाद में गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा डेट, या फिर इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तो इसको नॉन करंट कहिए आप, या फिर इसको आप नॉन करंट लाइबिलिटीज कहिए, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपॉन नॉन करंट लाइबिलिटीज, या लॉन्ग टर्म डेट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लॉन्ग टर्म डेट भी बोल सकते हैं। तो पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब भी क्या है लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ द कवरेज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट बाय द एसेट, कि भाई जो एसेट है वो हमारा कितना कवर करेगी नॉन करंट लाइबिलिटीज को, ठीक है। हायर द रेशियो बेटर इट इज, तो ये याद रखना है, ये हमारे लिए जितना हाई रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, हायर द रेशियो बेटर इट इज, ठीक है, जितना हाई रहेगा उतना अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही इसको भी हम प्योर रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं टोटल एसेट टू डेट को भी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे छोटे सा एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि भी जो टोटल एसेट है वो है मेरी 2000 की, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ नॉन करंट है, ठीक है, नॉन करंट है मेरी 20, ठीक है, रुपीज में बात करूंगी अगर मैं यहाँ पे 2000 और ये मेरी 20 रुपए की, तो यहाँ पे जो मेरा निकल के आएगा, तो मेरा बेसिकली रेशियो क्या निकल के आया 10:1 रेशियो निकल के आएगा ना, जो मैं निकालूंगी। तो देखिए हायर द रेशियो बेटर इट इज, ये तो अच्छी बात है कि भी जो मेरी एसेट है वो तो 10 है मेरी, और नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो मेरी क्या है 1 है, ठीक है। तो ये जितना हाई रहेगा उतना ही आप लोगों के लिए या बिजनेस के लिए बेटर रहेगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड होगा सोल्वेंसी रेशियो में प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, थर्ड है हमारा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चले हुए हैं। तो जैसे आपका सिलेबस में गिवन है डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू कैपिटल रेशियो, अब हम करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 3 रेशियो हमारे होंगे इसमें, और इसी के साथ ही सोल्वेंसी रेशियो भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर हमारा थर्ड है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए बीच बीच में, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रोप्राइटर, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, प्रोप्राइटर, ठीक है, प्रोप्राइटर या फिर प्रोप्राइटरी इसको हम बोलते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, ये नहीं आएगा इधर बीच में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो प्रोप्राइटरी बेसिकली किससे बिलोंग करता है, हमारे जो शेयर होल्डर्स है उससे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली ऊपर हमारा क्या आएगा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब शेयर होल्डर भी तो देखना चाहेंगे कि भाई उनका पैसा है वो कितना सेफ है या कितना नहीं है, तो वे किससे कंपेयर करेंगे, तो वे तो जो फर्म की एसेट है उसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से शेयर होल्डर्स फंड्स
टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेट एसेट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं टोटल एसेट। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। इसी के साथ इसको हम नेट एसेट भी लिख सकते हैं, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम लिख सकते हैं। तो आपको कुछ भी टोटल कितनी कैपिटल लगी है उसमें से फिर शेयर होल्डर्स का फंड कितना है। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड्स टू द कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय द ओनर्स, कि भाई ओनर्स का पैसा कितना है और ओनर का पैसा कितना है और टोटल एसेट कितनी है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्योर रेशियो में और परसेंटेज में भी। इसको हम दोनों ही फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो को हम यहाँ पे प्योर रेशियो में भी हम इसको, और इसी के साथ ही और परसेंटेज में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इसको किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना, प्योर रेशियो भी और परसेंटेज फॉर्म में भी। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा सेम है, जितना हाई रहेगा उतना अच्छा है। हायर द रेशियो बेटर इट इज, हायर द रेशियो बेटर इट इज, मीन्स कि भाई जो टोटल एसेट्स है, ठीक है, जो प्रोपोर्शन है टोटल एसेट्स का, वो ओनर्स से कितना फाइनेंस कर रखा है, जो ओनर्स का फंड है उससे हमने कितनी टोटल एसेट्स परचेज कर रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ये हाई आएगा तो इट मीन्स हमारे पास जो शेयर होल्डर्स फंड है वो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो अच्छी बात है कि भाई हमने ज्यादा बोरोइंग्स नहीं कर रखी बाहर से, इसलिए हायर द रेशियो बेटर इट इज। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपको यही याद रखना है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पे एक आइडियल या सेफ रेशियो हम लेके भी चलते हैं तो इसमें बेसिकली यही बोला जाता है कि भाई टोटल ऑफ द डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एंड द प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू 1। तो ये मैं आपको फिर बताऊंगी, ये थोड़ा सा अलग है। इसने बेसिकली ये बोला है कि जो हमारा टोटल होगा ना, ठीक है, जो टोटल होगा हमारा, जो हमने बात की थी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैं आपको अभी मैंने डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको बताया था। ठीक है, और जो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो है, देखिए यहाँ पे जो हमारा हमने बात की थी, ये तो हमने डेट टू इक्विटी रेशियो बात की थी। हाँ, अभी जो हम डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, अभी हमने किया नहीं है, तब मैं आपको बताऊंगी, तब अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था, तो मैं इसे एक बार बता देती हूँ आपको। जो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो है और जो हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, ठीक है, टोटल डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, ये दोनों हमारे किसके इक्वल होने चाहिए, 1 के। तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी और यहाँ पे राइट डाउन भी कर दूंगी, अभी के लिए आप इतना ही कीजिए। नेक्स्ट है हमारा टोटल एसेट टू, तो ये हो चुका हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमारा हो चुका, प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा हो चुका। और अब हम बात करेंगे फोर्थ रेशियो की, जो कि है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमें लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसको फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये शो करता है क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स टू कवर द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, कि भाई हमारे कितने प्रॉफिट है या हमारे इतने प्रॉफिट है क्या कि भाई हम जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है उसको इजिली दे सके। ठीक है, और जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, चाहो तो आप ये बातें ना जो मैं आपको बता रही हूँ उसको लिख भी सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगा जब आप यहाँ से इन पीडीएफ में से जब आप इसका रिवीजन करोगे। इट शो, पहले वालों में तो मैंने नहीं लिखा पर मैंने आपको बता दिया, तो 2-3 बार वीडियो को सुन लेना। इट शोज द, ये रेशियो क्या शो करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, सेकंड
जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं किसमें, इन टाइम्स, ठीक है। टाइम्स में हम इसको, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि भी जो रेशियो है, जो आपको अलग अलग जो वे बताए थे किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही हाइयर द रेशियो, ये भी अच्छी बात है कि भी ज्यादा प्रॉफिट है हमारे पास अगर हाइयर रेशियो आएगा तो, हाइयर द रेशियो बेटर इट इज, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखने इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद था हमारा जो लास्ट था कैपिटल, जो हमारा था डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फिफ्थ रेशियो था हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। तो देखिए इस रेशियो को, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हमारा बेसिकली रिलेशनशिप बताएगा किस, या ऐसा रेशियो है किसके बीच का ये रेशियो है, टू द लॉन्ग टर्म डेट, डेट की बात हुई है तो लॉन्ग टर्म डेट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, नेट एसेट्स, जो हमने ऊपर बात की थी, प्रोप्राइटरी रेशियो में बात की थी ना हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड का, नेट एसेट्स का, या फिर टोटल एसेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए आप फॉर्मूला। तो डेट की बात की, डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट को या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये याद रख लेना। और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नेट एसेट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा फॉर्मूला। और कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने ऊपर आपको बताई थी, कैपिटल एम्प्लॉयड ये वो तो शेयर होल्डर्स फंड मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको हम देखिए, एनसीएल का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर से बता रही हूँ, एनसीएल नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर वही नेट एसेट्स हम निकालेंगे। तो ये आई थिंक मैंने अभी तो आपको बताया था एसेट्स निकालना, एसेट्स नहीं था, वो था हमारा निकालना, मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर्स फंड। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हम कई तरह से निकाल सकते हो, इसी पर इसके साथ ही आप एक दो बात और लिखिए, जो हमारे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम बोल सकते हैं। इसी के साथ ही हम इसको जो दूसरा फॉर्मूला इसका बनाना चाहे तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि भाई टोटल डेट्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला भी, इस तरह से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर हम नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस आप इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इसका और फॉर्मूला यहीं पे लिख देती हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, या फिर नेट एसेट्स हम कैसे निकालेंगे, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर आपका क्या क्या गिवन है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, तो वही हमारे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेट्स है ऐसे लिखती हूँ मैं, LTB, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेट प्लस हमारा शेयर होल्डर्स फंड। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, या फिर हमारा ये क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स या फिर टोटल एसेट हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए आ तो गया। यहाँ पे छोटा सा अगर मैं बताऊँ आपको, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की ये हमारी लायबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है। तो आप देखिए, और हम सभी को पता है कि भी जो टोटल है वो हमारा इक्वल रहता है बैलेंस शीट का और एसेट, लाइबिलिटीज का और एसेट का। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है वो कहाँ, सबसे ऊपर हमारे क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड आएगा ना, शेयर होल्डर्स फंड। फिर ठीक है, फिर हम क्या लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट से, या फिर हमारे जो डेट है उनको लेंगे। तो जब हम यहाँ का जोड़ करेंगे, जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल और ये टोटल दोनों इक्वल तो आएंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट है वो हमारे किसके इक्वल हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड के या फिर टोटल एसेट्स के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये थे हमारे 5 रेशियो, मैंने आपको बताया किसके अंदर आपको मैंने सोल्वेंसी रेशियो के अंदर 5 रेशियो आपको मैंने बता दिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रेशियो की, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा क्या है, रेशियो कंप्लीट ही करा दूंगी मैं आपको आज की वीडियो में। देखिए लिक्विडिटी रेशियो हमने कर लिया, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो मैंने आपको करा दिया, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है।
अब हम बात करेंगे एक्टिविटी रेशियोज की और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्टिविटी रेशियो की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी रेशियो। तो देखिए एक्टिविटी रेशियो बेसिकली क्या शो करते हैं, द एक्टिविटी रेशियो ये हमारा शो करते हैं परफॉर्मेंस या और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो इससे पहले जो हमने बात की थी लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताते थे। जो नेक्स्ट था हमारा लिक्विडिटी रेशियो के बाद हमने जो बात की थी सेकंड रेशियो हमारा क्या था, सोल्वेंसी रेशियो, वे हमारी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी बताते थे। और जो एक्टिविटी रेशियो ये परफॉर्मेंस बताएंगे कि एफिशिएंसी बताएंगे कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, क्या परफॉर्मेंस है हमारे बिजनेस की। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे रेशियो जाएंगे, तो वन बाय वन हम सभी को करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो देखिए जो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो है ये बेसिकली हम क्यों निकालते हैं, ठीक है, हाइलाइटर लेट उठाया, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो है ये बेसिकली हम क्यों निकालते हैं, ये पे रख लेती हूँ। तो इसको देखिए, इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ द टाइम्स इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। तो यहाँ से हमें पता चलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से कि भाई जो इन्वेंट्री है वो कितने टाइम में हमारा उससे हमें रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा, मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टाइम्स में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो मैं सारा आपको लिखवा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसका फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। तो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए पहले हम लेते थे कि भी पहले बोलते थे हम कि भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, देखिए पहले जो हम फॉर्मूला लिखते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन अब फॉर्मूला तो यही है अब भी, लेकिन अब थोड़ा सा नेम चेंज हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या बोलने लगे हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ठीक है। आरएफओ मीन्स रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब हम क्या बोलने लगे हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का मतलब क्या, आरएफओ का मतलब क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला, तो आपको अब जनरली जो फॉर्मूला देखने को मिलता है, मैं एग्जैक्ट आपको लिख के दिखाती हूँ, फॉर्मूला आप देखने को मिलता है कॉस्ट ऑफ, सेम ही है बात तो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज, क्या लिख दिया ये मैंने, एवरेज की स्पेलिंग सॉरी, देखिए एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री। तो ये हमारा बेसिक क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और करके लिख देते, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऐसे लिखते थे, अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका, अब लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको डिवाइड करेंगे हम एवरेज इन्वेंट्री से, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भी जो एवरेज इन्वेंट्री है ये हम कैसे निकालते हैं। तो अब आपको निकालना पड़ेगा एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री, या पहले इन्वेंट्री की जगह हम स्टॉक बोलते थे ना, तो अब इन्वेंट्री बोलने लग गए। तो एवरेज हमें निकालना पड़ेगा इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री रहेगा, तो ये तो हम सभी को पता ही है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कोई इन्वेस्टमेंट मत समझ लेना, इसको इन्वेंट्री है, ठीक है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसको हम पूरा लिख दिया मैंने, डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल के आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री, और इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद जो नेक्स्ट रेशियो रहेगा हमारा, वो रहेगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। जो सेकंड है हमारा ट्रेड रिसीवेबल
टर्नओवर रेशियो, वीडियो को थोड़ा स्पीड में करके सुन लीजिए, ओवर रेशियो, ठीक है। तो देखिए जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, ये हमारा बेसिकली क्या है, इट इंडिकेट द नंबर्स ऑफ द टाइम्स रिसीवेबल्स आर टर्न ओवर एंड कन्वर्टेड इनटू कैश, कि भाई जब हम उधार में सेल करेंगे, जो हमारे डेटर रहेंगे, तो उनसे हमें कितने टाइम बाद हमारा कैश मिल जाएगा, तो ये बेसिकली ये रेशियो बताएगा, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इसको हम फिर ऑपरेशंस, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स हमारी जो सेल की हम बात करेंगे, जो हमारी क्रेडिट सेल है, ठीक है। क्रेडिट सेल को हम डिवाइड कर देंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। तो और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम कैसे निकालेंगे, सेम हमारा वही ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लेंगे हम और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लेंगे, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल में आपके ना दोनों ही आ जाएंगे, यहाँ पे आपका डेटर भी आ जाएगा और आपका जो बी आर है, ये दोनों मिला के आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा, ठीक है, डेटर और बी आर, ठीक है। तो कई बार हम इसको डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोल देते हैं, या फिर इसको डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब डेटर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं तो वहाँ पे सिर्फ डेटर्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम डेटर क्रेडिट रिसीवेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, या फिर डेटर होगा तो फिर हम डेटर को ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे सिर्फ डेटर गिवन है तो हम ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर करके उसको 2 से डिवाइड करके हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल देंगे। अगर हमारा बिल्स रिसीवेबल भी गिवन है तो फिर हम बिल्स रिसीवेबल को भी ऐड करके इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी के साथ ही हम इसमें एक और हमारी, तो देखिए मैंने आपको बताया ना, पहले ये लिख लीजिए, जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, इसमें हम किसको ऐड करते हैं, कभी भूल जाओ, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, जो बी आर हमने बात की थी, बी आर जो हम बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल्स, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे, और इसका भी हम ओपनिंग और क्लोजिंग, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग, और फिर इन सभी को डिवाइड कर देंगे किससे, अगर 4 लिए तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ हमने डेटर लिए है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, तो फिर हम 2, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो एवरेज आप सभी को पता है कि भी जितने नंबर होंगे, जितने टाइम्स होंगे, उतने से हम डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं। अब इसी के साथ ही आपको यहाँ पे एक चीज और कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्या, सॉरी ये आएगा यहाँ पे डेट, ठीक है, यहाँ पे लिख देती इसको, डेट कलेक्शन पीरियड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या रहेगा, इसको हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ द डेज, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डेज गिवन है तो डेज लेंगे, मंथ गिवन है तो मंथ लेंगे, तो हम क्या लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली नंबर ऑफ डेज और मंथ्स, जो भी हमारा गिवन है वो हम ले लेंगे, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमारे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल के आएगा। तो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो हमारा निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ TR, आप समझ जाओगे फिर, ठीक है। तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि भाई इतने टाइम बाद हमें पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा, तो पर्पज मैंने आपको बता दिया, ये इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ द टाइम्स रिसीवेबल आर टर्न्ड ओवर कन्वर्टेड इनटू कैश। और इसी के साथ ही तो यहाँ पे देखिए हायर रेशियो इंडिकेट द स्पीड, कि भाई ये यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इस रेशियो के बारे में 1-2 बात लिख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक तो आप ये बात लिख लीजिए, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किसमें, टाइम्स में, ठीक है। सेकंड हायर द रेशियो, ठीक है, हायर रेशियो रहेगा तो अच्छा रहेगा, हायर रेशियो बेसिकली क्या शो करेगा, क्या इंडिकेट करेगा,
इंडिकेट करेगा स्पीडी कलेक्शन, ठीक है, कि भाई हमें स्पीडली हमारा कलेक्शन हो जाएगा। किससे कलेक्शन होगा हमारा? जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल है, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, समझ जाना, ठीक है, TR ट्रेड रिसीवेबल से हायर रेशियो इंडिकेट द स्पीडी कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। तो इसी के साथ ही हमारा हुआ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट है इसी तरह हमारा सेम है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो वहां पे हमें मिलना था, यहाँ पे हमें पे करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये कौन सा नंबर हो जाएगा? सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली हमारा क्या शो करता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ, इट शो द नंबर ऑफ द टाइम्स ऑन एन एवरेज ट्रेड पेबल्स आर सेटल्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, कि भाई कितने टाइम बाद, कितने नंबर्स ऑफ टाइम्स बाद जो हमारे ट्रेड पेबल्स जो हमें पेमेंट करनी है उसको हम सेटल कर देंगे, ठीक है। हाइयर रेशियो बेटर, ये भी हाई रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाई रहने का मतलब क्या है कि भाई हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा कि भाई हम आराम से बाद में पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले आप फॉर्मूला लिखिए, फिर मैं इसके बारे में आपको आगे फर्दर लिखवाऊंगी। ट्रेड पेबल रेशियो हमारा या टर्न ओवर रेशियो वो किसके इक्वल रहेगा? इसके अंदर हम क्या लेंगे? नेट क्रेडिट परचेज। वहां पे क्या था? बेसिकली क्रेडिट सेल था, ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज। और इसको हम सेम डिवाइड कर देंगे जो हमारे एवरेज ट्रेड पेबल्स, उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स में हमारे ओपनिंग ट्रेड पेबल और वही क्लोजिंग ट्रेड पेबल, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। और ट्रेड पेबल में हम किसको इंक्लूड करेंगे? ट्रेड पेबल्स में हम किसको इंक्लूड करेंगे? जो भी हमारे क्रेडिटर्स है, प्लस में हमारे बिल्स पेबल, ठीक है। तो इन दोनों को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और एवरेज हम कैसे निकाल देंगे? मैं लिख भी देती हूँ एवरेज, क्योंकि मैंने उसमें नहीं लिखा था ना रिसीवेबल में, तो रिसीवेबल का भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ नेम चेंज होगा। एवरेज ट्रेड पेबल्स हम कैसे निकाल लेंगे? जो हमारे ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे हमारा डेट कलेक्शन पीरियड था या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड था, तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है क्या? एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। तो इसको भी सेम हम निकाल देंगे। नंबर ऑफ डेज, देखिए अगर डेज गिवन है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा तो नंबर ऑफ डेज लेंगे, मंथ्स गिवन है तो मंथ्स ले लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, या फिर मंथ्स अगर हमारा गिवन है तो मंथ्स ले लेंगे हम, और उसको हम डिवाइडेड कर देंगे। जो हमारा ऊपर क्या निकल के आएगा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसको भी आप यहाँ पे राइट डाउन करना चाहो तो आप इधर लिख लीजिए। जो हमारा ये रेशियो है, हायर रेशियो बेटर इट इज, ठीक है। तो जितना हायर रहेगा उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा। और इसी के साथ इसको हम टाइम्स में हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा ट्रेड पेबल भी हमारा हो चुका है। फिक्स्ड एसेट, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, सिलेबस के अंदर ही देख लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब हमारा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो की, जो कि हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा हमारा फिक्स्ड। वैसे इससे पहले अगर मैं आपको नेट एसेट्स कराती ना तो ये अच्छा रहता, चल कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ये देखिए हम कैसे निकालेंगे फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या रहेगा? फिक्स्ड, तो इसमें हम लेंगे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ऊपर आ जाएगा हमारा
नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, फिक्स्ड एसेट्स है तो फिक्स्ड एसेट्स से, नेट जो हमारी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा ये जो हमारा रेशियो है, तो सबसे पहले ये हमारा क्या शो करता है, आप ये देखिए, इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करेगा, वेदर द, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, हैज बीन एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड इन जनरेटिंग द रिवेन्यू, ठीक है। तो या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि बेसिकली हम ये देखेंगे कि भी हमारी जो नेट फिक्स्ड एसेट्स है उसके एवरेज में हमारा जो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है। तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो को। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये आप इसमें फॉर्मूला याद कर लेना इसका। और इसी के साथ ही इसमें आपका है फिर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, देखिए उससे फिर आपको अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूले, एटलीस्ट फॉर्मूला तो आपको जरूर याद करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेट एसेट्स, और या फिर हम इसको नेट एसेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं, और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसको कैपिटल, क्योंकि देखिए नेट एसेट्स हमारे किसके इक्वल है, कैपिटल एम्प्लॉयड के, पीछे हमने बात की थी, तो इसलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं नेट एसेट्स के या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो आप याद रखना, ठीक है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो तो उसका मतलब क्या, नेट एसेट्स, क्योंकि हमने पीछे बात भी की थी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे एक तरह से नेट एसेट्स के इक्वल है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए आप, नेट एसेट्स कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो इसमें हमारा बेसिकली वही लेंगे हम, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे जो हमारी नेट एसेट्स है उससे, या फिर हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं, कैसे कुछ भी लिख सकते हो, बात एक ही है, नेट एसेट्स लिखो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, नेट एसेट्स और कैपिटल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स हमारा बेसिकली नेट सेल, हम यहाँ पे सेल ले लेंगे अपनी। तो ये जो रेशियो हमारा नेट एसेट्स से, ठीक है, तो ये भी हमारा जो हाई रेशियो रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाइयर द रेशियो बेटर इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नेट एसेट्स, और इसी के साथ ही फिक्स्ड एसेट्स, इसलिए मैं बोल रही थी, ठीक है, ये भी हमारा सेम है, हाइयर रेशियो जितना अच्छा रहेगा। उसके बाद छोटा सा हमारा है फिर, तो देखिए अब हमने क्या किया था, एक्टिविटी रेशियो किया था, फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब हमारा इसके अंदर बचा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये भी बिल्कुल इजी सा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, यहीं पे आपको करा देती हूँ। लास्ट हो जाएगा हमारा ये किसके अंदर, एक्टिविटी रेशियो के अंदर, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले तो जो ये हमारा रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है, जो रिवेन्यू है उसको जनरेट करने में, ठीक है, उसको एफिशिएंटली हमने यूज किया वर्किंग कैपिटल को अपने रिवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये बताएगा हमारा ये रेशियो। और ये रेशियो अगर हम इसको भी हम टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं इस रेशियो को, और इसी के साथ ही ये रेशियो जितना हाई होगा उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। क्यों रहेगा, तो पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे टर्नओवर की बात की है तो हम वही लेंगे, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसको हम डिवाइड कर देंगे, वर्किंग कैपिटल की बात की है तो हम डिवाइड कर देंगे वर्किंग कैपिटल से, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और इसी के साथ ही हाइयर द रेशियो बेटर इट इज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करते रहना, और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए वीडियो को, ठीक है। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किस में, टाइम्स में, ठीक है। तो ये बेसिकली थे हमारे क्या, एक्टिविटी रेशियो। अब हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, जिसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसी के साथ ही आपका जो अकाउंटिंग रेशियो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं हमारा जो कि है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स ये जो रेशियो है इनको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, किस लिए इनको कैलकुलेट किया जाता है, किसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को, टू एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी को एनालिसिस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए कि भी जो हम ये बिजनेस कर रहे हैं हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, आगे फ्यूचर में क्या चांसेस है। तो ये रेशियो को बेसिकली इसलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे रेशियो है, लेकिन हम सिर्फ जो सिलेबस में गिवन है उन्हीं पर बात करेंगे। तो उसमें से यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि भाई ये हम क्यों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है इनको क्यों कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो कैलकुलेटेड, इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को, कैलकुलेटेड टू एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को एनालाइज करने के लिए, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो सबसे पहले लिखिए इसका फॉर्मूला। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है इनको हम, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है इनको हम बेसिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं किसमें, इन परसेंटेज में। ठीक है, तो याद रखना। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा किस में एक्सप्रेस करेंगे हम, परसेंटेज में। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, तो देखिए बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ पहले आपको, इट इंडिकेट द मार्जिन अवेलेबल टू कवर द ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि जो एक बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये हमें बताएगा कि भाई क्या हम वे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको कवर भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इंडिकेट द margin, it indicates the margin available to cover operating plus non operating expenses। ठीक है, परसेंटेज में हम वो कन्वर्ट कर एक्सप्रेस करेंगे, और इसी के साथ ही हमारा हायर द रेशियो बेटर इट इज, तो जितना हाई होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग की बात की है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट हमारा रेशियो है वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो में देखिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बेसिकली हमारा क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक, इसको हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, इसको हम कर देंगे डिवाइड किससे, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, नेट रिवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसके फॉर्मूले को, इसको हम क्या बना सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और क्यों, क्योंकि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो किसके इक्वल होगी, हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे इसके इक्वल होती है, तो इसलिए हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। इसी के साथ ही अब देखिए यहाँ पे इसको मैं आपको बताऊंगी, इसके बारे में आप लिखिए ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में। ये देखिए लोअर द रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो है वो हमारा जितना लो रहेगा उतना ही हमारे लिए क्या रहेगा, बेटर इट इज। ठीक है, तो जितना हमारी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि देखिए अगर हाई हो गया, अगर हाई रेशियो गया तो इसका मतलब क्या है, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमारा जो रिवेन्यू उससे ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा है, रिवेन्यू हमारा कम है, तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए जितना कम रेशियो आएगा उतना ही हमारे लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। अब इसी के साथ ही हम नेक्स्ट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ये हो जाएगा हमारा 3rd। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे किससे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, रिवेन्यू आरएफओ। ठीक है, आरएफओ भी हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सभी परसेंटेज में आएंगे, ये आपको याद रखना, ये जो फॉर्मूले हमने किए हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जो ऑपरेटिंग हमारा है ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, तो एक बात और पहले यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा होगा ऑपरेटिंग रेशियो जो हमने अभी निकाला, ऑपरेटिंग रेशियो ऊपर इससे पहले जो हमने निकाला प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग पूरा ही लिख देती हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों अगर हम प्लस कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के। ठीक है, 100%। तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, अगर मुझे ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आराम से निकाल सकती हूँ ना, ऑपरेटिंग। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन सकता है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मुझे ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग रेशियो अगर मुझे गिवन है तो मैं 100 में से माइनस कर दूंगी ऑपरेटिंग रेशियो, तो फिर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, ये आप याद रख लेना। ठीक है, कि भाई इन दोनों को मिला के ये 100 के इक्वल हो जाएंगे। अब इसी के साथ ही आपको याद रखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में, हायर द रेशियो बेटर इट इज। तो जितना हाई रहेगा उतना अच्छा रहेगा भाई, उतना ज़्यादा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा है 4th रेशियो, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो, तो ये याद कर लेना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए आप नेट प्रॉफिट रेशियो का। नेट प्रॉफिट की बात की है तो हम नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, नेट प्रॉफिट को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ। ठीक है, अब तो कितनी बार बोल लिया, अब समझ जाना, तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं आरएफओ।
ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारे क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो अब देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो बेसिकली क्या शो करता है, ये शो करता है कि भी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इन रिलेशन टू सेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दिखाएगा कि भी जो हमारी सेल है उसके रिलेशन में हमारा कितना नेट प्रॉफिट हुआ, और इसी के साथ ही ये इंडिकेट करता है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये हमारा क्या करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी शो करेगा बिजनेस की, और इसी के साथ ही हायर द रेशियो, जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट होगा उतनी अच्छी बात हमारे लिए। तो हायर द रेशियो बेटर इट इज, तो ये हाई रहेगा तो उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और जनरली इसी के साथ ही जो आपको यहाँ पे बात याद रखनी है, नेट प्रॉफिट जो हम लेंगे, यहाँ पे जो हम नेट प्रॉफिट लेंगे वो हमारा कौन सा प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ये प्रॉफिट रहेगा ये हमें कौन सा लेना है, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट हमें लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। अब इसके बाद हमारा लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। फिफ्थ है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है। तो ये सब हम इसको बोल सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और सॉरी जो मैंने पहले बोल दिया वो थोड़ा, उसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये हम इसको बोलेंगे, हम इसको शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ नहीं बोलेंगे, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल वो आपका अलग हो जाएगा, वो आपका सिलेबस में नहीं है गिवन, ठीक है। एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये हमारा लास्ट है। तो ये भी बेसिकली हमारा क्या शो करेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस हमारा शो करेगा, एक आप ये बात रख लेना। और इसी के साथ ही सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, हमें यहाँ पे लेना प्रॉफिट, यहाँ पे हमें लेना है ऊपर प्रॉफिट, और यहाँ पे जो प्रॉफिट लेना वो हमें कौन सा लेना है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का हमें प्रॉफिट लेना, और उसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं ना, तो उसमें जो हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कि भाई जो हमारी ट्रेड से रिलेटेड है वो तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो हमारे ट्रेड से रिलेटेड नहीं है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। और इसी के साथ ही अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिलता है तो उसको भी फिर हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते। तो आप ऐसे याद रख लेना इस बात को। और इसी के साथ ही आप इस रेशियो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हो, क्या, हायर रेशियो बेटर इट इज, हायर द रेशियो, जितना रेशियो हाई रहेगा बेटर इट इज, ठीक है। तो ये है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो बात करेंगे हम, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेसिकली ये कंपनी है वो किस तरह से प्रिपेयर करती है, क्या आपका फॉर्मेट रहने वाला है, क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। तो मैं आपको बता देती हूँ मीनिंग क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिक्स एंड द फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स थ्रू विच अ कंपनी कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी या यूजर्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, कुछ बेसिक्स और फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स है जिसके थ्रू जो एक कंपनी होगी वो कम्युनिकेट करती है, वो बताती है कि भी उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी। जो भी इंटरेस्टेड यूजर रहेंगे, कोई भी इन्वेस्टर है जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई भी क्रेडिटर है, अगर जो बैंक्स है जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो वे सारे के सारे इंटरेस्टेड यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही एक कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले
हम बात करेंगे सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब। तो देखिए क्या प्रिस्क्राइब करता है आपका जो सेक्शन 120, ये सेक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। प्रिस्क्राइब दैट बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे बेसिकली क्या आएगा, जो बैलेंस शीट है वो आ जाएगी हमारी, जो भी हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो हम बनाते हैं, ठीक है, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है, आर प्रिपेयर्ड in the form prescribed in schedule 3rd of कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या बोला गया है, मैं हाईलाइट करती हूं। तो देखिए जो सेक्शन है आपका 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब दैट द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट, तो बैलेंस शीट आपकी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म, एक फॉर्म आपका प्रिस्क्राइब्ड होगा, ऐसे नहीं कि भी आप कैसे अपने आप से अपने मन से कैसे भी आप जो बैलेंस शीट है या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप ही बना दोगे, नहीं, एक फॉर्म है जो कि प्रिस्क्राइब किया गया इन शेड्यूल 3rd ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इस जो कंपनीज एक्ट है आपका 2013, इसके अंदर जो शेड्यूल है 3 और सेक्शन 129 है, उसने डिफाइन किया कि भी इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो बैलेंस शीट है और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। जस्ट आप सुन लीजिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें प्रोवाइड कराती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस है, एक कंपनी है, उसकी क्या ऑब्लिगेशन है, किसी को कितना लेना है या देना है, उसकी क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वो हमें किससे पता चलेगा, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी क्या है एक बिजनेस की, वो किससे पता चलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताएगी भी कैश फ्लो हमारा कितना है, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट है या फिर नहीं है। तो इस तरह से जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ ही साथ आपका डिस्क्लोज करती है अकाउंटिंग पॉलिसी, आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है उन सबको फॉलो करते हैं, ठीक है। मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी हमारी क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट, यहाँ पे बात करती हूँ मैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है हमारा, और इसी के साथ ही आपका कैश फ्लो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आ कंपनी। तो देखिए हमारी मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की क्या क्या होंगी, एक तो हो जाएगी बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। सेकंड यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये हमारी क्या है मेजर स्टेटमेंट, और इसी के साथ ही नेक्स्ट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो मेजर हमारी ये होगी। वैसे इसी में आप लिखना चाहो तो नोट्स टू अकाउंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है, एक यहाँ पे लिखना चाहो तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स, नहीं तो मेन जो हमारा आ जाएगा बाई चांस क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हमारी बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो देखिए जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को हम और क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो एक बिजनेस की जो पोजीशन है उसको बताएगी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसी के साथ ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट भी हम इसको बोलते हैं, और इसी के साथ ही हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है।
ये नाम आपको याद होने चाहिए। अगर इनकम स्टेटमेंट मिल जाए तो ये नहीं सोचना कि भाई ये क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो हमारा है, जो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके लिए भी अगर आप सेक्शन याद करना चाहो तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपकी कंपनीज एक्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये आप यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा यहीं पे नोट करा देती हूँ मैं, इसको कहाँ पे लिखूँ, तो ये आपका जो सेक्शन है, सेक्शन ही बता देती हूँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, उसने इंक्लूड किया है, ये जो सेक्शन है ये आपके जो स्टेटमेंट है इनको इंक्लूड करता है मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेक्शन आप याद कर सकते हो, तो इस सेक्शन को याद कर लेना, बाई चांस पूछ भी ला जाए। और इसी के साथ ही हम बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, और जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है इसको क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्या, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो नेचर के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट है यहाँ पे रिकॉर्डेड फैक्ट, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें हम रिकॉर्डेड फैक्ट्स है उसका यूज करते हैं, जो फैक्ट्स हमने, जो तथ्य हमने यूज कर लिए हैं तो उन्हीं से हम बेसिकली क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। सेकंड, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बेस्ड है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम सभी ने किए हैं और जो कन्वेंशन हमने की है एंड कन्वेंशन, तो हम जब भी अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो भी कन्वेंशन है, उनको ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ ही ये हमारी बेस्ड है, अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बेस्ड है ऑन अकाउंटिंग, देखिए वैसे तो प्रिंसिपल के अंदर ही हम बोल सकते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, या फिर हम इसको अजम्पशन भी बोलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हाईलाइट अलग से इसलिए किया है जिसको कि हम बोलते हैं अजम्पशन, क्योंकि जो प्रिंसिपल है, जो भी कन्वेंशन है, किसी प्रिंसिपल को या कन्वेंशन को हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है वो फॉलो करे ना करे, लेकिन आपकी यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कुछ कन्वेंशन है, ये हर एक बिजनेस को फॉलो करनी है, ये मैंडेटरी है। तो वे हमारी कौन कौन सी है, 3 है हमारी, जिसको हम याद करते हैं GCA से, ठीक है, GCA से याद करते हैं। तो G मीन्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है जो हमारा, तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन कंसेप्ट को तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल, ठीक है। तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वे हमारी किस पर बेस्ड है, ये रिकॉर्डेड फैक्ट पर बेस्ड है। इसी के साथ ही जो हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और कन्वेंशन है, और इसी के साथ ही जो भी हमारी अजम्पशन है, और ये 3 आपको याद रखनी है कि भाई ये सभी को फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फीचर्स की, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उस कंपनी को, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट फीचर हमारा हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो काफ़ी सारे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अभी जैसे अब हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, अगर हम बात करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे हम, तो हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, तो हम करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये तो हमने सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए फॉलो किया, और भी हमारे अदर भी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, वो हमारे किससे रिलेटेड है, जो हमारी है इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट का जब हम कोई भी वहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करती है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। इसी के साथ ही जब भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट्स
भी हम बनाते हैं, ठीक है, एस्टिमेट्स हम लगाते हैं, तो ये भी हमारा फीचर्स हो जाएगा। क्या? एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड, भी एस्टिमेशन भी हम लगाएंगे, क्यों? इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हुई तो हमें एस्टिमेशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस्टिमेशन का क्या, जैसे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे एस्टिमेशन के बेस पर हमारे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जो ये मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे ये आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट में जो हमारी एनुअल रिपोर्ट हमारी जो तैयार करते हैं हम, तो जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर हमारा बेसिकली क्या क्या रहेगा वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि भी जो रिपोर्ट होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर, कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ, फिर जो ऑडिटर की रिपोर्ट रहेगी वो भी आ जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी सारी की सारी आ जाएगी, और नोट्स टू अकाउंट्स जो मैंने यहाँ पे बात की थी, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स की जो मैंने यहाँ पे बात की थी, तो इसके अंदर बेसिकली हैज अ डिफरेंट पार्ट्स, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स में हम ये बताएंगे कि हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो वो हमने कौन सी, नोट डाउन करना चाहो तो आप यहाँ पे नोट डाउन ही कर सकते हो। अगर जो कंटेंट है एक एनुअल रिपोर्ट है, जो कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट है उसका हमारा कंटेंट बेसिकली क्या रहता है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में बेसिकली हमारा क्या क्या आएगा, तो इसमें जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, ठीक है, तो रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जो भी डायरेक्टर्स की जो भी रिपोर्ट है वो इसके अंदर आ जाएगी। सेकंड हमारा सारी की सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने अभी अभी आपको बताई, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा क्या क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगी, इसी के साथ ही हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगी, और हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगी, और इसी के साथ ही आ जाएगा हमारा नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स जो भी नोट्स वगैरह होंगे, और ये सब आ जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जो भी ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स, और इसी के साथ ही अगर मैं नोट्स की बात करती हूँ, नोट्स इन अकाउंट्स जो हमने यहाँ पीछे अभी मैंने आपको बताया था, नोट्स इन अकाउंट्स में हमारा बेसिकली क्या आएगा ये मैं आपको बता ही देती हूँ। नोट्स इन अकाउंट्स में बेसिकली हम बात करेंगे किस चीज को लेकर कि भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने क्या फॉलो की है, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय अ कंपनी, ठीक है, जो एक कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, फॉलोड बाय अ कंपनी। इसी के साथ ही इसमें हमारा आ जाएगा जो भी हमारी एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, ठीक है, कोई भी हमें नोट्स वगैरह लगाना है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, तो ये सब इसके अंदर हमारा आ जाएगा, ठीक है, और भी हमारा और भी कुछ हो सकता है एटसेट्रा इसके अंदर आ जाएगा हमारा। तो देखिए बेसिकली अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या रहने वाला है, और जो बैलेंस शीट है जो भी हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट की, क्योंकि हमने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की हमने बात करी है इस चैप्टर के अंदर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा क्या आएगा, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, तो इन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट, ठीक है, छोटा बड़ा हो गया। तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसा अभी हमने ऊपर बात की थी कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी एक कंपनी की, तो सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसने प्रिस्क्राइब किया है एक फॉर्मेट बैलेंस शीट के लिए भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी, किस शेड्यूल में, शेड्यूल 3 के अंदर, ठीक है। तो अब आपको याद रखना जो बैलेंस शीट होगी उसको हम प्रिस्क्राइब्ड जो भी फॉर्मेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, जो कि फॉर्मेट आपका कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। तो बैलेंस शीट के लिए आपको याद रखना है जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है हमारा, जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को, वो मिलेगा पार्ट 1 पार्ट में, किसके,
ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप लोग, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन किया। तो अब हमारा बेसिकली देखिए क्या फॉर्मेट रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पर्टिकुलर आ जाएगा, 4 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 आपको कॉलम देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का, फिर जो हमारा सेकंड कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे नोट नंबर, और उसके बाद फिर हमारा थर्ड हो जाएगा फिगर्स एज एट द एंड, और फोर्थ कॉलम हो जाएगा हमारा फिगर्स एज एट, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ना करंट की भी लेंगे हम, और दोनों ही हम यहाँ पे फिगर लेंगे। ठीक है, करंट यहाँ पे आ जाएगा फिगर एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और इसी के साथ ही यहाँ पे हम जो फिगर लेंगे एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड है उसकी हम यहाँ पे लेंगे फिगर। तो इस तरह से 4 कॉलम आएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो ये 4 कॉलम आने के बाद आपको फिर किस तरह से इसके अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये 4 कॉलम आएंगे, और इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट है वो हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है। जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, वर्टिकल। कंपनी के अंदर हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वर्टिकल, टॉप टू बॉटम हमारा चलेगा। ठीक है, नॉर्मली जो हमने बात की है बैलेंस शीट की, जैसे अभी तक हम बात करते आए हैं, तो जो बैलेंस शीट है वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेट रहता है, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी है, यहाँ पे एसेट्स है, तो कहीं ना कहीं जो लाइबिलिटी ये क्या हमारे सोर्सेज है कि भी कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आया, और एसेट हमारी क्या है भी एप्लीकेशन है या यूज हम इसको बोल सकते हैं कि भी फिर जो पैसा है उसको हमने कहाँ पे लगाया। लेकिन जो कंपनी की जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा वर्टिकल। ये वाला था जो हमने अभी बात की है सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में जैसे हम करते थे, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, और ये अब हमारा हो जाएगा वर्टिकल। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल टॉप टू बॉटम चलेगी। ठीक है, ऐसे अब देखिए, अब मैं आपको ना फॉर्मेट दिखा देती हूँ, फॉर्मेट कैसे रहेगा एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये आपका फॉर्मेट गिवन है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो इधर आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर। तो रुकिए 1 मिनट, तो देखिए ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, ये पर्टिकुलर है आपका इधर, फिर यहाँ पे नोट डेट, फिर ये करंट, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, और फिर ये आपका बेसिकली फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो आपकी ये हो जाएगी आपकी मेन हेड। ठीक है, मेन यहाँ इसको मेन हेड लिख लीजिए आप, ये हो जाएगी आपकी मेन हेड। क्यों, क्योंकि फिर इसके अंदर आपकी और भी हेड है, तो इसको हम मेन हेड बोल सकते हैं। और फिर आपके नीचे इसकी फिर से हेड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सब हेड। ठीक है, ऐसे इसको समझ लीजिए आप। तो आपकी इसमें ना 2 मेन हेड रहेगी, जो टॉप हेड रहेगी आपकी, जो मेन हेड रहेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा एसेट का। तो 2 होगी हमारी मेन हेड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारी फिर एक मेन हेड आ जाएगी, जो कि होगी हमारी शेयर होल्डर्स फंड, जो होगी हमारी शेयर होल्डर्स फंड, इसको हम बोल देंगे मेन हेड। फिर इसके अंदर आ जाएगी हमारी सब हेड। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड में हमारा वही सारा का सारा आ जाएगा कि भाई शेयर कैपिटल, जो भी हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, वो सारा का सारा शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आ जाएगा हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, शेयर वारंट्स के अगेंस्ट अगर हमें मनी रिसीव हुआ, तो यहाँ पे हम करंट रिपोर्टिंग पीरियड भी दिखाएंगे और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड भी, कंपेरेटिव हम इसको बोल सकते हैं। साथ के साथ अब एनालिसिस भी करते चलेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर हमारी कितनी शेयर कैपिटल थी, या रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारा सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ क्या क्या भाई, जो भी रिजर्व है, ठीक है, चाहे कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, इस तरह से जो भी हमारा सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके अंदर हमारा जो सेकंड हेड रहेगा, जो कि रहेगी हमारी मेन हेड, सेकंड मेन हेड रहेगी, वो रहेगी हमारी
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये बेसिकली हमारा कौन सा पैसा है कि कई बार हमारे पास एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होता है, लेकिन क्या हम सभी को जो शेयर अलॉटमेंट करते नहीं करते ना, तो यहाँ पे बेसिकली वो पैसा आ जाएगा कि जो हमें जिनका एप्लीकेशन मनी हमने रिजेक्ट कर दिया, तो भाई अब उनका जो पैसा है वो वापस करना है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या कि भाई वे लाइबिलिटीज जिसकी हमें पेमेंट करनी है 1 साल से ज्यादा के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है, तो मोर देन 1 ईयर्स की जिसकी हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे बेसिकली सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें आप डिबेंचर लिख सकते हो, ये हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। फिर हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमारा अदर कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगी। फिर हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो सीक्वेंस है ना आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी। आप अपने मन से अपनी मन घड़ंत कोई भी आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो जैसा यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई सबसे पहले आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लेना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो फर्स्ट आपका मेन हेड होगा वो शेयर होल्डर फंड्स का होगा, तो शेयर होल्डर फंड्स का ही होगा। शेयर कैपिटल आएगी, फिर रिजर्व, तो ये आपको बेसिकली फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ मेन हेड होगा वो होगा करंट लाइबिलिटीज का। तो करंट लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट हमें लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, भाई 1 साल के अंदर हमें जिनकी पेमेंट करनी है वो हो जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो इसमें बेसिकली हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है जो भी, ठीक है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, टोटल। तो टोटल करने के बाद फिर हमारा जो टॉप, ये हमारा टॉप हो जाएगा, ठीक है, टॉप लेवल, और ये हो जाएगा हमारा बॉटम। क्योंकि मैंने क्या बताया, जो बैलेंस शीट है हमारी कंपनी की वो टॉप टू बॉटम चलती है, तो बॉटम में हमारा क्या आ जाएगा, हमारी एसेट आ जाएंगे, ठीक है। एसेट के अंदर आ जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स जो हम 1 ईयर से ज्यादा के लिए भी, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। तो नॉन करंट एसेट्स में हमारी बेसिकली क्या आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट। तो पहले फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे, अब न्यू नेम रख दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, नहीं तो आप फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में हमारा क्या क्या आएगा, जो भी टेंजिबल एसेट्स है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आइटम आ जाएंगे हमारे नॉन करंट एसेट्स के अंदर। हमारा जो सब हेड, मेन हेड होगा, सॉरी, जो हमारा सब हेड होगा फिक्स्ड हेड। और देखिए इसमें भी हमारा फिर सब का भी हेड दे दिया, ये हमारा सब हेड है ना, फिक्स्ड एसेट्स हमारे क्या सब हेड, तो इसके अंदर आपका सब हेड दे दिया, तो सबका भी सब हेड दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट बेसिकली फॉलो होगा। फिर उसके बाद आएगी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर हमारा कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट है, ठीक है, वहां पे हमारी लाइबिलिटी थी, यहाँ पे एसेट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, अगर हमने किसी को दे रखा है, अगर हमने किसी को दे रखे हैं लोन टर्म लोन्स या एडवांस, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। फिर उसमें फिर अदर नॉन करंट एसेट्स के बाद फिर हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारी कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है, अदर करंट एसेट्स है, ये सब आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फाइनली टोटल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हम कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट है कंपनी की, इस फॉर्मेट में हमें जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक कंपनी की बैलेंस शीट को। तो ये फॉर्मेट के बाद अब आप एक बार बुक के अंदर रीडिंग ले लेना कि भाई जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर क्या आएगा, रिजर्व के अंदर क्या आएगा, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से रीडिंग ले लेना, ठीक है। क्योंकि वैसे तो मैं भी करा देती, बहुत ज्यादा वैसी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता ही भी शेयर कैपिटल क्या, रिजर्व क्या, एक बार वहां से रीडिंग ले लेना, थोड़ा सा मीनिंग। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना, इट इज प्रिस्क्राइब्ड, ये हमारा प्रिस्क्राइब्ड है कहाँ पे, इन पार्ट 2, ठीक है। शेड्यूल तो 3rd ही रहेगा, लेकिन पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का 2nd हो जाएगा,
और जो हमारा बैलेंस शीट थी उसका क्या था, फर्स्ट था। इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। पार्ट 2 हो जाएगा हमारा, शेड्यूल क्या रहेगा, 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब देखिए ये फॉर्मेट हमारा बेसिकली क्या है। तो देखिए इसमें भी आपके 4 कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, नोट नंबर आ जाएगा, और फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 4 कॉलम है, तो सबसे पहले आएगा आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद भी जो भी आपका ऑपरेशन इन द सेंस भी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है, जो भी आपका बिजनेस था उससे आपको जो भी रिवेन्यू हुआ वो यहाँ पे आप करंट पीरियड का भी और अपना प्रीवियस पीरियड का भी यहाँ पे शो करोगे। उसके बाद आएगा आपका अदर इनकम, ठीक है, कोई भी अदर इनकम आपकी हुई है। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो आपकी हेडिंग थी उसका जो टोटल रिवेन्यू हम ऐड करके ले लेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो 4th नंबर पे रहेगा, हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए कंपनी को इस तरह से अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो इस तरह से प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है। और कंपनीज एक्ट में मेंशन है तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक बिजनेस ऑपरेशन से जो भी रिवेन्यू हुआ उसको हम यहाँ पे दोनों ही ईयर का नोट करेंगे। उसके बाद कोई भी अदर इनकम है, फिर इन दोनों को ऐड करके हम टोटल रिवेन्यू बता देंगे कि भाई इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टोटल रिवेन्यू इतना हुआ। अब इतना रिवेन्यू होने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है, भाई जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस है, चाहे आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद परचेज ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, आप चेंज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। कहने का मतलब क्या कि भी जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, कितनी कॉस्ट आपकी आई है किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए, चाहे फिर वो फिनिश्ड गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की है, ठीक है। एम्प्लॉइज बेनिफिट कोई भी एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट आपकी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखिए जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ना, इसी कॉस्ट में हम यहाँ पे ये जो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट था ना वो आपका यहाँ पे दिखाते हैं फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। डेप्रिसिएशन एंड द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कोई भी अदर एक्सपेंसेस है, इस तरह से हमारे टोटल एक्सपेंसेस हम यहाँ पे निकाल लेंगे। पहले हमने टोटल रिवेन्यू निकाल लिया, फिर टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। अब टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद फिर फाइनली हमारा 5th हमारा जो हेडिंग आएगी, प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्शनल एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो भाई जो यहाँ पे तो हमारे नॉर्मली जो एक्सपेंसेस है वे सब हमने ऐड किए, अब हमारे वे प्रॉफिट आए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे भाई कुछ हमारे एक्सेप्शनल आइटम हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो अब उनका नंबर आएगा, ठीक है। तो अब आएंगे हमारे जो एक्सेप्शनल आइटम है, तो उसमें देखिए हमारा क्या क्या आएगा। तो एक्सेप्शनल आइटम आने के बाद प्रॉफिट बिफोर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्सेप्शनल आइटम के बाद हमारा क्या आ जाएगा, जो प्रॉफिट है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद एंड टैक्स के बाद। फिर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उनको भी ले लेंगे, तो अब उसको माइनस कर देंगे उस आइटम को लेने के बाद। फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर जो टैक्स एक्सपेंसेस होंगे उसको भी हम माइनस कर देंगे, करंट टैक्स है या फिर हमारा डेफर्ड टैक्स है। फिर उसके माइनस करने के बाद हमारा कौन सा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, फॉर द पीरियड फ्रॉम द अकाउंट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो जो हमारे ऊपर हमारे 10 तक जो हमारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं, तो उनको माइनस करने के बाद एक तरह से आफ्टर टैक्स हमारे क्या आ चुका, प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो 11th हमारा ये हेडिंग हो जाएगा। फिर 12th हमारा प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। भी कोई जो हमारा ऑपरेशन जो हमने अभी तक कंटिन्यू हमारा चला हुआ था, तो ये सब होने के बाद यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ द इसके बाद भी अगर हमें कोई एक्सपेंसेस वगैरह पेमेंट करना पड़ा तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, फिर से हमारा प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर द टैक्स के बाद हमारे जो भी हमारे ऑपरेशन थे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वे सब माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आया, और लास्ट में फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट होगा वो हमारा एक तरह से किन के लिए हो जाएगा, जो इक्विटी शेयर्स है, तो फिर आ जाएगी हमारा अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेसिकली ये इस तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर्स, अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इसमें हमारा बेसिक्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है और जो डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है कि हम बोलते हैं ना कई बार कि भी अगर हम ज्यादा शेयर इशू करेंगे तो जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट मीन्स कि भाई जो ओनरशिप है ना वो बट जाएगी,
तो यहाँ पे इसका मतलब कि भी कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा शेयर है उनको इश्यू कर दिया है, इस वजह से जो ओनरशिप है वो भी आपकी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, ज्यादा पर्सन्स के हाथों में चली गई है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं विद द मोर शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ द मोर पीपल। तो जब ज्यादा से ज्यादा शेयर ज्यादा से ज्यादा पीपल के हाथ में आ जाएगा और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होगा, ठीक है, उसके पास एक तरह से स्मॉलर परसेंटेज ऑफ कंपनी की जो ओनरशिप की जो परसेंटेज है वो कम रह जाएगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आप। तो फिर भी मैंने आपको एक बार दिखा दिया, वैसे तो कम ही चांसेस है कि भी कोई आपसे फॉर्मेट तो खैर पूछने से रहा, लेकिन फिर भी एक आइडिया तो आपने ले लिया है, ठीक है, कि भी इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट रहेगा ये प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और सेम हमारा इसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो कंपनी है वो क्या करेगी, अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको प्रिपेयर करेगी, इसी तरह से जो मैंने अभी आपको बैलेंस शीट की स्टेटमेंट दिखाई है उसको भी प्रिपेयर करेगी।